Good morning to all students. This is the first class of English. I am going to take for class 10th. In class 10th, first of all you know the course, जिसको कहते हैं पाठ्यक्रम, दैट इज कॉल्ड सिलेबस, जिसको हम लोग सिलेबस कहते हैं। कोर्स में इन इंग्लिश देयर विल बी only one paper. There will be only one paper. आपका जो इंग्लिश होगा वो केवल एक पेपर का होगा, बट दिस विल बी डिवाइडेड, इनटू 4 सेक्शन। उसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा? 4 सेक्शन में। द फर्स्ट इज सेक्शन 1, सेक्शन ए will be for reading skill. Section A will be for reading skills. There will be a long para given in your question paper, and some questions will also be given under it, below that para, and you have to read that paragraph carefully, sincerely, and answer the questions that are given on the basis of this para. This is called reading skill. Reading skill means you have the capacity to understand any para yourself without any help of other teachers and seniors. You read English, you have the knowledge of English, but how you can say that I have the knowledge of reading and understanding? That is tested by giving some para in your paper. You read that paper and then you answer the question given on the basis of this para. This is called reading skill. It will be for 20 marks. That will be for 20 marks. ये आपको 20 मार्क्स का आएगा। नाउ द सेक्शन बी, राइटिंग स्किल विद ग्रामर। इसमें ग्रामर भी आता है सेक्शन बी में, और राइटिंग स्किल। राइटिंग मीन्स लिखना, कंपोज करना। आप अंग्रेजी पढ़े फ्रॉम द प्ले ग्रुप से 10 तक या 9th तक आप पढ़े। इतने सालों में आपको स्वयं से, बाय योर सेल्फ, यू हैव द पावर टू राइट एनीथिंग ऑन एनी टॉपिक। क्या आप किसी भी टॉपिक पर कुछ अपने से लिख सकते हैं, या कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आपके साथ कोई घटना घटी उसका आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इन इंग्लिश? क्या कोई थियरी आप लिख सकते हैं, अपने विचारों को लिख सकते हैं, थॉट्स को, ओपिनियन को, व्यू को, अपनी समस्या को, योर प्रॉब्लम्स?
किसी ऑफिसर के पास लिखना है, मिनिस्टर के पास लिखना है, आर यू एबल टू राइट दैट थिंग बाय योर सेल्फ विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ ए लॉयर और एनी सीनियर्स? फॉर दैट पर्पज this is given in your paper. Whether you have the power to write anything or not, कि आपके पास कुछ लिखने की शक्ति है कि नहीं। पता चला कि आपको समस्या है बिजली का, आप लेटर नहीं लिख पा रहे हैं, या आपको कोई समस्या स्कूल में है जो आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन नहीं दे पा रहे हैं लिख करके, दूसरे से लिखवाएंगे। ये राइटिंग स्किल है। एंड राइटिंग स्किल विल बी स्ट्रॉन्ग ओनली बाय ग्रामर। इफ योर ग्रामर इज स्ट्रॉन्ग, ही विल राइट करेक्ट इंग्लिश। एंड हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, दैट इज टॉट इन द ग्रामर. There are some topics in grammar which tells you how to use them in your sentences for making essay, application, a story, message, anything. These are the form of writing skill. You have to write a letter, formal or informal. You have to write message. You will have to write essays, report, articles. These are given, some of them, not all, but some of them will be given in your paper to test you how you will have the writing skill or not. And grammar with grammatical point of view. ये नहीं कि आप लिख दिए और उसमें ग्रामेटिकल गलत है तो भी वो करेक्ट माना नहीं जाता है। सेंस विल बी अल्टर्ड, उसका सेंस बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो योर राइटिंग विल बी ग्रामेटिकली फिट एंड पोइटिकली रिटेन so that the other may easily digest, easily understand your writing, your letter, your article, your essays, your thought, your opinion. So this is for 30 marks. This is for 30 marks. ये रहता है कितने नंबर का? 30 मार्क्स का रहता है, जिसको आप नंबर कहते हैं, संख्या। 100 में आपको 30 की संख्या इससे लेना है, राइटिंग लिख करके, और ग्रामर का ओमिशन, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं और आप उसको करेंगे। नाउ सेक्शन सी विल बी फॉर टेक्स्ट बुक्स। As you know, prose, poetry and stories. It will also be given that is called reader and supplementary reader. Supplementary readers टेक्स्ट बुक्स। ये आपका रहता है सम शॉर्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोज, सम शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री, स्टोरीज, सम लॉन्ग क्वेश्चन आल्सो, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी। तो दीज आर द टेक्स्ट बुक यू हैव टू रीड। फर्स्ट फ्लाइट्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, पहला बुक था फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। यही दो बुक्स है, बात आपको पढ़ना है। उसमें पोएम्स भी हैं, जो आपको पढ़ना है, और उस पोएम्स के और प्रोज के बेसिस पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है।
दैट विल बी फॉर 30 मार्क्स, ये भी आता है 30। ऑल टुगेदर टोटल मार्क्स इन द पेपर, आपके पेपर में जो टोटल मार्क्स का पेपर बनेगा दैट विल बी फॉर 80। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। एंड रह गया 20 मार्क्स 100 में, तो दिस विल बी सेक्शन डी, यू कैन से सेक्शन डी, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा स्कूल्स में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा स्कूल में, ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनालिटी, बिहेवियर, परफॉर्मेंस इन द स्कूल, इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन टेस्ट, सब ऑल टुगेदर उसमें देखा जाता है कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा इन 2 सालों में, 9th एंड 10th में इस स्कूल में। उसके आधार पर सब्जेक्ट से भी और अन्य सभी जो परफॉर्मेंस होते हैं उसके आधार पर दिया जाता है। दिस विल बी फॉर 20 मार्क्स एंड ऑल टुगेदर योर पेपर विल बी 100 मार्क्स। 100 मार्क्स, यही आपका पेपर होगा। तो आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री पोएट्री एंड स्टोरीज दैट विल बी taught only on books. If you will have the books, then you will be taught. अगर बुक्स नहीं है तो इसको नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि उसमें इवेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, थीम होता है। थीम का मतलब जिस मैटर पर वो प्रोज या स्टोरी लिखा गया है उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, इवेंट होते हैं, थीम होता है और मैसेज। इन सारे मैसेज को एज पर हमने कह दिया कि थीम और इवेंट। और जानते हैं इवेंट बिना कैरेक्टर का तो हो नहीं सकता, इवेंट बिना कैरेक्टर्स के नहीं हो सकता। ये 3 को पहले डिक्टेट किया जाता है, उसके बाद व्हाट विल बी द मैसेज ऑफ दिस लेसन टू यू और टू द वर्ल्ड बाय द राइटर, उसका जिस्ट निकाला जाता है। एंड क्वेश्चन जो होते हैं इसी बेस पर पूछे जाते हैं। अगर प्रोज में, पोएट्री में, स्टोरीज में जो 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो किस मैटर पर होंगे? थीम पर या इवेंट पर या कैरेक्टर्स पर या मैसेज पर। आप जानते होंगे कैरेक्टर्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवेंट से भी आते हैं, है ना। और आप जन्मे कर विदाउट थीम, दिस इज द की ऑफ स्टोरीज, प्रोज, पोएट्री। ये की है, चाबी है, इसके बिना प्रोज, पोएट्री और स्टोरी समझ में नहीं आता है। इसलिए आपको इसको पढ़ने के लिए बैकग्राउंड में जाना होता है, देन यू कम टू द लेसन, तब आप लेसन पर आते हैं। पहले थीम को डील करते हैं, फिर इवेंट्स को, फिर कैरेक्टर्स को, फिर मैसेज को। इतना डील करने के बाद प्रोज, पोएट्री या स्टोरी पर हम आते हैं और इनको वहां पर शो करते हैं कि व्हाट इज द थीम इज रिफ्लेक्टेड हियर, हु आर द मेन मूविंग कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी आर प्रोज, what is the message of the writer or poet or short story writer. Then you will be able to answer any question based on any lesson of the book. Now you see in this way of teaching, as you know it clearly, there is lockdown in all over the world and India is not far behind in this way, है ना। ये भी चल रहा है ड्यू टू कोरोना। आप जानते हैं
क्लासेस संभव नहीं है, तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ लाइफ। नाउ द मोड ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो चेंज्ड, इसलिए टीचिंग का मोड बदल गया है। हालांकि ये सब टीचिंग क्लासरूम का टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन एक अल्टरनेटिव वे ऑफ टीचिंग है। तो आई वुड लाइक टू टीच यू ग्रामर फर्स्ट, एंड इन ग्रामर यू सी देयर आर द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। There are mainly 8 topics in grammar you have to read in 10th class. As you know, the topics of grammar are the same in 9th and 10th. As you have read in 9th class, the same topic will be here in your 10th class. But you have to read it इन लार्ज वे, उसको इन लार्ज करके पढ़ना है, उसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में पढ़ना है। हालांकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत स्ट्रेंज नहीं है, आप शुरू से क्लास 8 से 7 से पढ़े होंगे। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस ग्रामर सेक्शन इज टेंस। इसका पहला टॉपिक क्या है? टेंस है। टेंस यू नो, समय, टाइम एंड टेंस आप जानते हैं अलग चीज होता है। टाइम अलग है और टेंस अलग होता है। टेंस तो 3 ही होता है, टाइम तो बहुत है, सुबह का टाइम, शाम का टाइम, दोपहर का समय, रात का समय, आधी रात का समय। लेकिन काल है ना, जैसे एक ड्रेन होता है, यू नो, ड्रेन जानते हैं ना, नाली, a narrow stream of water, है ना, a narrow stream of water, जलधारा जो संकरी होती है, पतली होती है, उसको कहते हैं जलधारा। एक होता है रिवर, रिवर मीन्स यू नो नदी, है ना, अ बिग स्ट्रीम ऑफ वाटर, या ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, बड़ी जलधारा को कहते हैं। नदियों में तो जानते हैं बरसात के दिने में दैट ओवरफ्लोज फ्रॉम देयर बैंक्स एंड समहाउ दे टेक द शेप ऑफ सी आर ओशन। गंगा नदी को भी देखे होंगे, बरसात में समुद्र का रूप धारण कर लेती है, डरा देती है। उससे जो नाली है, उससे बड़ी जलधारा को, स्ट्रीम ऑफ वाटर को रिवर कहते हैं। एंड यू नो सी आर ओशन। द बिगेस्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर, सबसे बड़े समूह को कहा जाता है, जल के सबसे बड़े समूह को कहा जाता है क्या? सी आर ओशन। ये अकल्पनीय है, इसका पता लगाना आज भी कठिन है, कितना जल है उसमें और कितनी ताकत है, ईश्वर जाने। दैट इज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ऑफ द नॉलेज ऑफ मैन। जब मानव के ज्ञान के सीमा से परे कोई चीज होती है तो उसी को गॉड के ऊपर छोड़ दिया जाता है। उसी तरह आप जानते हैं द सेम वे टाइम, है ना, या पीरियड जानते हैं, पीरियड, टाइम, टेंस, है ना। पीरियड मीन्स अवधि, है ना। द अलॉटेड टाइम फॉर सम वर्क, किसी कार्य के लिए समय जो अलॉट होता है, दैट इज कॉल्ड पीरियड। जैसे आपके इंग्लिश के लिए 45 मिनट का समय है, पीरियड है 50 मिनट का है, तो दैट इज कॉल्ड पीरियड।
इन विच द वर्क इज हैपेंड, दैट इज टाइम। जैसे 10 बजे से 10:45 तक। और समय के सबसे बड़े समूह को कहते हैं वर्तमान। अब ये टाइम एंड टेंस, जब टेंसेस का क्लासिफिकेशन होगा इंडेफिनिट या क्या कहते हैं कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब आपको बताया जाएगा उसमें टाइम है कौन और टेंस है कौन। तो फर्स्ट टॉपिक इज टेंसेस एंड द सेकेंड इज मॉडल वर्ब्स। सेकंड क्या है? मॉडल वर्ब्स है। थर्ड इज यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यूज ऑफ पैसिव वॉइस। ये आप ऑलरेडी 9th में पढ़े, लेकिन 10th में एक पैरा दिया रहता है, देयर विल बी अ पैरा वेयर द प्लेस ऑफ द वर्ब, जहाँ वर्ब का प्लेस छोड़ दिया रहेगा। अब उसमें एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर, व्हाट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर इन द ब्लैंक्स, ये आपको देखना है इसमें। इट मीन्स जो पैसिव आप पढ़े हैं वो तो इनिशियल जानकारी है आपको किस तरह के पैसिव सेंटेंस होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि पैरा दिया रहेगा जिसमें वर्ब का प्लेस ब्लैंक रहेगा, वर्ब भी दिया रहेगा, कहेगा कि fill the suitable form of the verb in the blanks, and you will have to think whether the verb form will be active or passive। अब आपको सोचना है कि उस सेंटेंस का जो वर्ब का प्लेस है, वर्ब भी दिया है, अब उसमें एक्टिव फिलअप करें कि पैसिव। और ये पता तब चलेगा when you read the sentence and try to imagine what the form of the verb will be given, active or passive। तो mode of teaching will be different। अब mode of teaching उसका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। Now the fourth is you see determiner। डिटर्मिनर्स आप पढ़े भी होंगे, कुछ तो पढ़ाए होंगे, ए एंड द का यूज। इसके अलावा भी डिटर्मिनर्स होते हैं, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, ये आपको पढ़ना है। फिफ्थ इज रिपोर्टिंग स्पीच, फिर इज रिपोर्टिंग स्पीच। इट मीन्स, इसका मतलब नरेशन भी आप कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? नरेशन। सिक्स्थ इज क्लाजेज, क्लाजेज 9th में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे। क्लाज होता है, क्लाज का मतलब होता है, हिंदी में तो एक सेंटेंस आप जरूर जानते होंगे, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य, और क्लाज दैट इज कॉल्ड इन हिंदी उपवाक्य। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग, फ्रेज, इट इज कॉल्ड इन हिंदी वाक्यांश। दे ऑल आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, they all are the group of words, all are the group of words। ये सब शब्द के समूह होते हैं, है ना। बट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, इन तीनों में से
किसी के पास सेंस होता है और किसी के पास सेंस नहीं होता है, कंप्लीट सेंस। जैसे सेंटेंस है, यू नो द डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज्ड ऑन अ सर्टेन पैटर्न, अरेंज्ड ऑन अ सर्टेन पैटर्न एंड हैविंग कंप्लीट सेंस। शब्द का वह ग्रुप जो एक निश्चित पैटर्न पर हो, उसका सेंस हो, तब वो सेंटेंस कहलाता है। आई गो टू स्कूल, इसका सेंस निकल रहा है क्योंकि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट है ना। अगर इसी को हम कह दें स्कूल गो आई टू, तो इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड बट इट हैज नो पैटर्न, so there is no clear meaning, complete sense of this group of word. Class is also a group of words. Class भी एक group of words होता है, but it has not complete sense. इसका कोई सेंस नहीं होता। It expresses its sense only by joining to other class. ये अपना सेंस दूसरे क्लाज से ज्वाइन होकर के एक्सप्रेस करता है, दूसरे क्लाज से मिलता है, तब उसका सेंस क्लियर होता है, इसलिए उसको उपवाक्य कहा जाता है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसका यूज क्या है, ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में बताई जाएगी। That is called clause. Now seventh is subject verb concord. Concord का मतलब एग्रीमेंट। किस तरह का सब्जेक्ट हो तो वर्ब कैसा होना चाहिए, है ना। वह मैं घर जा रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट इन हिंदी। मैं घर जा रहा है, तुम घर जा रहे हूँ, ये क्लियर नहीं ना। मैं घर जा रहा हूँ, तुम घर जा रहे हो, वह जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देयर इज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इज सिंगुलर और प्लूरल। अकॉर्डिंग टू टेंस देयर शुड बी द फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो वर्ब भी पास्ट टेंस का होना चाहिए, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। नाउ द एर्थ इज प्रीपोजिशन, use of preposition. You know there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection. उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है कौन, प्रीपोजिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। It is a joining word. It joins two words in a sentence and make it proper and shows the direction of the word, shows the meaning of the word, clear the meaning of the word. This is the work of preposition. Pre plus position, आप जानते होंगे pre plus position, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका पोजीशन क्या करे, सेट करे, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। इसको कहते हैं प्रीपोजिशन, जो किसी शब्द के पहले आकर जो उसका सेट करे। आई गो टू स्कूल। अब देख लीजिए, इसका स्कूल के पहले यानी जाने का काम, स्कूल का, दोनों का बीच की संबंध की रिलेशन का पॉइंट बन गया कौन, आपका टू।
तो ये है आपका, तो ये आपका दिस इज द टॉपिक, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, एंड आई विल टीच यू वन बाय वन in the second lecture. So you see the course and the topics of grammar carefully and have the books from the stationery, and you should ready to take the class whenever it will be provided by the coaching. Okay, thank you.